creation of God through elements and chemical reactions. Explore on ChemiGod. अपनी फिंगर्स पर कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है ChemiGod पर। और आज मैं 12th की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। इस क्रम में पहली यूनिट है सॉलिड स्टेट। ये यूनिट 2019-20 में सिलेबस में नहीं थी, लेकिन इस सत्र में 2020-21 में वापस सिलेबस में शामिल कर दी गई है। इसलिए हमारी ये वापस पहली यूनिट हो गई है। और इसके बाद मैं आपको एक सिलेबस का लुक दिखाऊंगा। यदि आपको सिलेबस देखना हो तो उसे पॉज करके देख लें, और फिर तुरंत बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। नाउ टेक ए लुक ऑफ सिलेबस। और यदि आपको सिलेबस देखना है तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जिससे समय भी खराब नहीं होगा, वीडियो भी लंबा नहीं होगा। आपने क्लास 9th में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लास 11th में हमने गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट पढ़ी थी, और यूनिट का नाम था यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। बट नाउ इन 12th स्टैंडर्ड the solid state we will study in unit 1st. Let's start with properties of solid. Properties of solid depend upon two factors. First is nature of constituent particles. Which are constituent particles in case of solid? They may be atoms or ions or molecules. ये क्या हो सकते हैं constituent particles? एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेचर? नेचर में आता है आइडेंटिटी। सपोज आप कैटायन की बात कर रहे हैं, तो कैटायन Na पॉजिटिव है या K पॉजिटिव है, तो दोनों के होने से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। तो नेचर में आइडेंटिटी आती है कि आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर, अट्रैक्शन फोर्सेज और बाइंडिंग फोर्सेज बिटवीन पार्टिकल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड किस पर डिपेंड करती है? कि जो आपस में पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उस पर डिपेंड करती है। यदि ये पार्टिकल आयंस हैं तो आयोनिक अट्रैक्शन फोर्स, या उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अगर आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या आपका वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। कई तरह के फोर्सेज होते हैं, तो ये दोनों मिलके सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं। नाउ कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें नए सॉलिड ढूंढने में मदद मिलती है। और कौन से नए सॉलिड? जिनकी प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमें चाहिए। और आज के टाइम में हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, यानी जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर सुपर कंडक्टर चाहिए। सुपर कंडक्टर वो जिसमें बिजली आपकी छीजत नहीं होती, जितनी तार में बिजली भेजी गई उतनी ही बिजली आपके लास्ट पॉइंट तक पहुँचे। मैग्नेटिक मटेरियल्स चाहिए हमें। बायोकम्पैटिबल सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लांट्स। बायोकम्पैटिबल माने यदि शरीर में कोई भी हम नकली पैर जोड़ते हैं, या किसी के जैसे कूल्हे हैं वो छोटे हैं, वो अपने कूल्हे बड़े दिखाना चाहता है तो उसके अंदर कुछ डलवाना चाहता है, तो उसमें एंटीबॉडीज अटैक करके वहाँ पर मवाद प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसे इम्प्लांट्स जो बायोलॉजिकल एक्सेप्टेड हों बॉडी के द्वारा। अगला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर पैकेजिंग। तो ये तो हमें पता ही है कि पैकेजिंग में जितने पॉलीमर्स आजकल यूज आ रहे हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए मैं बायोडिग्रेडेबल। लेट अस रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। कुछ प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके हैं देख लेते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनिट मास, डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। अब ये जो सॉलिड्स हैं उनका देखिए, ये शेप, सब सॉलिड्स की शेप फिक्स है। क्यों फिक्स है? उसका कारण क्या है? रीज़न देख लीजिए।
liquids and gases are fluid. They have ability to flow because molecules are free to move. Therefore they are fluids. मतलब पानी बहता है, हवा बहती है, but solid particles have fixed position and particles do not free to move, but they only oscillate about their mean position. इसका मतलब है कि जो जैसे आपको बुखार हो जाती है और आप कंपकपी आती है और आप बैठे एक जगह, तो आप जगह नहीं छोड़ते, वो जगह आप छोड़ते नहीं बल्कि कांपते रहते हैं। उसी प्रकार से ये सॉलिड पार्टिकल, जैसे सॉलिड है, इसमें जो भी पार्टिकल है वो अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन इस समय वो कांप रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, तो लेकिन निश्चित सीमा में, वो ज़्यादा वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, इसलिए इनकी शेप जो है वो फिक्स है और साथ ही साथ इनका वॉल्यूम भी फिक्स है क्योंकि शेप फिक्स है। द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेज बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर इंटर पार्टिकल स्पेसेज आर नेग्लिजिबल और वेरी शॉर्ट। अब देखिए, ये कोई भी ये चीज़ है, इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो आपस में चिपके हैं और इतना हार्ड है, ये रिजिड है। और इसीलिए जब आपस में पार्टिकल्स एक दूसरे के पास है, इसीलिए इंटर जो पार्टिकल स्पेस है वो नेग्लिजिबल है। एंड लास्ट वन, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो जब इंटर पार्टिकल स्पेसेज ही कम होंगे इनके बीच में, तो हम इनको दबा नहीं सकेंगे, ये रिजिड होंगे। एयर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड नेग्लिजिबली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, और ये वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम पहला क्लासिफिकेशन इस वीडियो में पढ़ेंगे, अगला क्लासिफिकेशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स and amorphous solids. Now see crystalline solids. Crystalline solid is that which has a definite geometrical pattern. Crystalline solid वो है जिसमें एक निश्चित जियोमेट्रिकल पैटर्न होता है, किसका? ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और आपको बता चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ये कहाँ पर होगा? इन 3 डायमेंशनल स्पेस। वापस पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज दैट विच हैज ए डेफिनिट जियोमेट्रिकल पैटर्न ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस which leads to a long range order as well as short range order of constituent particles. अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसकी एक लाइन देखते हैं, पूरा नहीं देखते। तो यहाँ पर मान लीजिए छोटा वाला जो स्टोन है ये सोडियम है, ये ब्लैक स्टोन क्लोराइड है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, और इस तरह से बहुत लंबा चलता जाए। ये रेगुलर ऑर्डर है, इसे कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और मान लो बीच में से अगर एक क्लोराइड गायब हो जाए तो ये जो ऑर्डर है कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन, यहाँ तक तो ऑर्डर है, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और पहले क्या था? अनंत काल तक वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर था। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लोराइड और एक सोडियम का जोड़ा एक साथ निकल जाए, तो भी ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। अब अगर वही पैटर्न हमने देखी थी एक सिंगल लाइन, अगर वही पैटर्न 2 डायमेंशन में देखें, यानी इधर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? अभी ये एक आपकी शीट बनी है। अब अगर हम इनके ऊपर भी लगा दें, Na पॉजिटिव के ऊपर लगा दें Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के ऊपर Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव के ऊपर Cl नेगेटिव, ऐसे सभी के ऊपर ऐसे बिल्डिंग बना दें, तो ये क्या बन जाएगा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और जिसे हमने कहा है डेफिनिट जियोमेट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अब देख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड की डेफिनेशन। एमॉर्फस सॉलिड इज दैट विच डज नॉट हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आप क्रिस्टलाइन
सॉलिड में क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था और यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, या हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर आपका ऑर्डर मिलेगा यहाँ पर तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी मिलेगा और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी मिलेगा। पर जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज का जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। नाउ सी द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड amorphous solids, that is melting point. Crystalline solids have sharp melting point, whereas amorphous solids melt over a range of temperature. इसका क्या मतलब हुआ, it will be more clear with the help of examples. These are examples of crystalline solids and these are examples of amorphous solids. See one by one. See NaCl, that is sodium chloride. The melting point of sodium chloride is 801 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड है वो लिक्विड में जब तक पूरा नहीं बदल जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर 801 डिग्री सेंटीग्रेड से न कम होगा न ज़्यादा होगा, फिक्स हो जाएगा। इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब हम ग्लास, जो सॉलिड ग्लास है, उसको मेल्ट करेंगे तो वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेल्ट होगा। ऐसी एग्जांपल लेते हैं, यानी यहाँ पर फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि पूरा मेल्ट हुआ वो एक ही टेम्परेचर मेल्ट हो। ऐसी वाक्स है, वाक्स 46 डिग्री सेंटीग्रेड से 68 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेल्ट होगा, यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि एक ही टेम्परेचर ऐसा हो जिस पर वो पूरा का पूरा पिघल जाए। शार्प मेल्टिंग पॉइंट को इस एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि ये एक कंटेनर है जिसमें आइस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है बेटर रिजल्ट के लिए। नीचे से हीट दी जा रही है और आइस मेल्ट होना शुरू होती है। कब होती है, पहले नहीं होती। पहले आइस का टेम्परेचर बढ़ता है, सपोज -3 था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा वाटर दिखाई देने लग जाएगा, आइस मेल्ट होने लग जाएगी। यानी 0 से पहले आइस मेल्ट नहीं होती, और जब तक आइस का एक भी पार्टिकल यहाँ पर मौजूद रहेगा तब तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे ही ये यहाँ पर सिर्फ लिक्विड दिखाई देगा तब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, 0 से 1, 2 डिग्री वगैरह। तो ये जब तक मेल्टिंग की प्रोसेस पूरी नहीं होती टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 0 डिग्री, दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट दिस इज नॉट केस इन द वॉक्स विच इज अमॉर्फस सॉलिड। वॉक्स के केस में क्या है कि वॉक्स को जब हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, सपोज 44, 45, 46, 47। जैसे ही 47 पहुंचता है तो वॉक्स मेल्ट होना शुरू हो जाता है। पर यहाँ पर टेम्परेचर 47 डिग्री पर कांस्टेंट नहीं रहता, इधर वॉक्स मेल्ट हो रहा है और इधर टेम्परेचर लगातार 47, 48, 49, 50 तक बढ़ता ही जा रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर 50 पर पहुंचा सारा का सारा वॉक्स है मेल्ट हो चुका है। तो ये मेल्टिंग की प्रोसेस के दौरान यहाँ पर जैसे 0 डिग्री फिक्स था टेम्परेचर, यहाँ पर क्या टेम्परेचर फिक्स था, फिक्स नहीं था, वो 47 डिग्री से चेंज हुआ 50 तक। ऐसे ही जब इसको कूल करेंगे तो 50 डिग्री पर वो कूल होना शुरू होगा और होता होता 47 डिग्री तक वो कूल होगा। यानी एक रेंज है जिसके दौरान ये मेल्टिंग प्रोसेस होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में। क्वार्ट्ज है जो कि आपकी बालू मिट्टी होती है, SiO2। आइस मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड एंड ग्रेफाइट। These are also examples of crystalline solid which are made up of carbon. And other examples of amorphous solids are plastics. आप सबको पता है प्लास्टिक्स के बारे में, बकेट वगैरह, रबर जिससे आप पेंसिल का लिखा मिटाते हैं, या टायर बनते हैं, ट्यूब्स बनती है। पॉलीमर्स, दुनिया भर के पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं। ये जो पेन देख रहे हैं इसका प्लास्टिक भी पॉलीमर का बना हुआ है। जेल, पिच टार, जिससे सड़क बनती है। कॉक, टेफ्लॉन क्या है, नॉन स्टिक कुकवेयर में जो काली काली परत होती है वो टेफ्लॉन होता है, टेट्राफ्लोरो इथेन। PVC क्या है, जिसके आजकल पाइप आते हैं जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसमें आप पाइप फिटिंग किस में यूज़ करते हैं, वाटर पाइप फिटिंग,
इलेक्ट्रिसिटी पाइप फिटिंग में यूज़ करते हैं। नेफ्थलीन क्या है? ये वाइट बॉल्स होती हैं जिनको आप कपड़ों में डालते हैं। किसमें? स्वेटर वगैरह में। कब डालते हैं? जब गर्मियों में आप सर्दियों में सारे कपड़े समेट के रखते हैं तो वाइट बॉल्स डालते हैं, ये नेफ्थलीन होती है। अब इसी से जुड़ा एक टॉपिक है मेल्टिंग से हीट ऑफ फ्यूजन। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इट इज़ डेफिनिट। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब यहाँ पर मेल्टिंग शुरू हो जाती है टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि सारी की सारी हीट किस काम आ जाती है? ये जो सॉलिड आइस पार्टिकल्स है इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने में काम आ जाती है। उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो ये फिक्स होगी क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने में काम नहीं, तो सारी हीट इसमें यूज आई जिसको हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी हीट है वो यहाँ पर मेल्टिंग के काम भी आ रही है, अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के काम में भी आ रही है, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने, इस वॉक्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने के भी काम आ रही है। तो दो तरह से यह हीट काम आ रही है। इसलिए हम कहेंगे कि हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट डेफिनिट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट डिफरेंस है कूलिंग कर्व। तो ये देखिए, एमॉर्फस सॉलिड्स हैव स्मूथ कूलिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व किसके बीच में होता है? टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच में। तो यहाँ पर देखिए एकदम स्मूथ लाइन है, सीधा कर्व है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में देखिए एकदम कोई स्मूथनेस नहीं है, यहाँ फ्लैट एरिया है, यहाँ पर टेपर्ड है। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हैं उनका कर्व स्मूथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए कि A to B जो क्या है लिक्विड है, इधर टेम्परेचर यूँ आ रहे हैं तो डाउन हो रहा है और टाइम के साथ साथ। तो देखिए लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होता 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 ये फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गए, यहाँ पर फ्रीज होना शुरू हुआ। तो इस जगह लिक्विड स्टेट भी है और सॉलिड स्टेट भी है, और यहाँ पर C पॉइंट पर लिक्विड स्टेट पूरी तरह समाप्त हो जाती है और C के बाद पूरा सॉलिड रहता है और सॉलिड वापस कूल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंडरगो क्लीन क्लीवेज। क्या मतलब है? अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको हम चाकू की सहायता से काटेंगे। इफ वी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ वी विल सी ए शार्प प्लेन, एकदम शार्प कट हमें मिलता है। वेयर एज इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स अंडरगो इरेगुलर कट, यानी जब हम इसे काटते हैं तो एकदम शार्प प्लेन नहीं मिलता, उबड़ खाबड़ इस तरह से आप जो देख रहे हैं उबड़ खाबड़ जगह मिलती है। ये केस है एमॉर्फस सॉलिड्स का। अब ये शार्प कट क्यों मिलता है, इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। कि देखिए ये एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं इस लाइन को, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पर क्या है देखिए, सब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के आमने सामने, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पर जब हम कोई नाइफ की सहायता से इसको काटेंगे या कुछ हैमरिंग करेंगे या थोड़े से करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये कि ये पूरी जो लेयर है ये नीचे आ जाएगी और देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये सेम चार्ज्ड आयन आमने सामने आ जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर एक शार्प कट दिखाई देगा। क्रिस्टल को काटने पर शार्प प्लेन मिलता है। इसके लिए आप क्लासरूम में एक अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं, टीचर्स भी और स्टूडेंट अपने घर पर भी। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स को कहिए कि अपनी फिंगर्स पर सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव ये यहाँ पर लिख लें और सोडियम के सामने अपोजिट आयन लिखें। Na पॉजिटिव के सामने Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के सामने Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव के सामने Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के सामने Na पॉजिटिव। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। जब हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, सपोज नाइफ से अगर कट करने की कोशिश करें या कोई ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट से यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगाएं, क्या होगा? ये आयंस की पूरी लाइन थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी और होने पर आप देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, सेम आयन यानी सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए। Cl नेगेटिव ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। Na पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। Cl नेगेटिव को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये क्या होगा? ऐसे होने के कारण ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और दूर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक शार्प कट मिलेगा। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कट करते हैं तो हमें एक शार्प प्लेन मिलता है। नाउ लास्ट डिफरेंस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक वेयर एज
amorphous solids are anisotropic. Now see the definition of isotropy. Isotropy, some physical properties of amorphous solids. Which physical properties? Electrical conductivity, refractive index, thermal expansion. These physical properties are identical in all the directions, like gases and liquids. This property or this behavior of solid is called isotropy. Means if we see these properties along this line or along this line, in both cases the properties will be same because same environment of particle is there. दोनों में एक ही प्रकार के particles चारों तरफ हैं. Now see the definition of anisotropy. Some physical properties. Which physical properties? Same which we have studied just now. Electrical conductivity, refractive index, thermal expansion, etc. So some physical properties of crystalline solids are not same in all the directions, and this property or this behavior of crystalline solids is called anisotropy. तो ये प्रॉपर्टीज सभी दिशाओं में समान क्यों नहीं होती? क्योंकि पार्टिकल्स का एनवायरनमेंट सेम नहीं होता. देखिए ये दो लाइन हैं, इन दोनों लाइन पर ये जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने अभी 3 बताई है ये अलग अलग होगी. क्यों होगी? यहाँ देखिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव. इस लाइन के एक साइड इधर अगर कंसीडर करें तो यहाँ तो एक कैटायन एक एनायन अल्टरनेट आता है, और इस लाइन पर एक साइड कंसीडर करें तो देखिए एनायन 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 एनायन, यहाँ Cl नेगेटिव ही है और दूसरी साइड में कैटायंस भी है, जबकि यहाँ पर कैटायन एनायन के जोड़े हैं. तो इस लाइन के दोनों ओर जो पार्टिकल्स का डिफरेंट एनवायरनमेंट है उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों डायरेक्शंस में अलग अलग होगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होना ही एनिसोट्रॉपी कहलाता है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की विशेषता है.